हेलो एवरीवन। सो मैं हूं आपकी एजुकेटर मीनाक्षी राजपूत एंड आज हम करने वाले हैं DUET PG के PYQs फॉर द PG एंट्रेंसेस। ठीक है, ये इसके अंदर जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस है। जो भी पेपर्स होते हैं आपके लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, लाइक जेनेटिक्स हो गया, राइट, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो जो भी पेपर्स होते हैं उन सबके मिक्स्ड क्वेश्चंस है इसके अंदर, इस वाले जो आज सेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, सो ये जो आप लोग के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल रहने वाला है ये सेशन। जैसे कि आपका गैट-बी हो गया, आपका जैम हो गया, गेट हो गया, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस आज मैं करा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिकॉज इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इन एग्ज़ाम्स में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। बिल्कुल एकदम सही बात है, दे डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज द प्रोकैरियोट्स? ठीक है, तो बैक्टीरिया, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड आर्कियंस, और ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आपका आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, दैट इज द बैक्टीरिया एंड आर्किया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज Wuhan pneumonia is the common name of respiratory disease caused by the virus, that is your SARS-CoV, that is जो आपका कोरोना जो वायरस था COVID-19, उसको बोला जाता है वुहान निमोनिया, बिकॉज वो वुहान के अंदर उसका फर्स्ट केस जो था वो आया था। ठीक है, ओके, देन next question is which is not true for the size exclusion chromatography? Okay, which one is not true, मतलब कि हमें incorrect statement जो है यहाँ पर बतानी। Alright, so the first statement is the salt will first elute from the column while the protein will be retained। ठीक है, जब भी हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो स्मॉल साइज का होता है, राइट, फर्स्टली तो मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है उसका जो आपका एक एप्लीकेशन होता है दैट इज डीसॉल्टिंग। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपका प्रोटीन्स है उसको हम प्योरीफाई करना है तो उसमें जो कुछ सॉल्ट्स है उनको रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, सो क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है जो कि लार्ज साइज का होता है, राइट, जो मॉलिक्यूल क्या होगा, लार्ज साइज का होगा और जो कि बीड्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, राइट, वो क्या होगा, डज नॉट एंटर इन द बीड्स, क्योंकि उसको बीड्स के अंदर एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, वो बीड्स के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जो छोटा लाइक सॉल्ट जो होगा, सॉल्ट क्या कर जाएगा, विल एंटर इनटू द बीड्स, वो एंटर कर जाएगा बीड्स के अंदर, करेक्ट। तो अब क्या होगा कि जो आपका प्रोटीन है या फिर जो भी मॉलिक्यूल है जो कि बीड्स के अंदर एंटर नहीं कर पाया है, उसका क्या होगा बच्चे, वो किसके अंदर रह जाएगा, वो रह जाएगा वॉइड के अंदर, राइट, जो खाली स्पेस है बीड्स के अलावा उसके अंदर रह जाएगा, एंड वो क्या होगा, पहले इल्यूट आउट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? So the salt will first elute from the column while the protein will be retained। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि जो बीड के अंदर एंटर कर गया विच इज सॉल्ट, वो क्या होगा, वो रिटेन्ड रहेगा, बल्कि जो बड़े साइज का है वो क्या होगा, पहले आ जाएगा। क्लियर है? The separation of the different compounds occur according to their size and hydrodynamic value? No, it is based on the principle that how efficiently they penetrate the pores of the stationary phase. They do not penetrate, but they directly enter according to their sizes. Size अगर इतना है कि वो बीड के अंदर एंटर कर सकता है तो वो कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रोटीन विल फर्स्ट इल्यूट फ्रॉम द कॉलम व्हाइल द सॉल विल बी रिटेन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं, राइट, सेल सिग्नलिंग में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दिस इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो साइक्लिक जीएमपी जो होगा ये एक मैसेंजर है, डाइसेल ग्लिसरॉल भी है, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोल देते हैं IP3 भी है। बट क्या फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल, क्या ये कोई सेकेंडरी मैसेंजर है? नो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर विल बी 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a protein has a molecular weight of 3300 daltons. The expected length of this protein is, ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन बताया, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और इससे आपको एक्सपेक्टेड लेंथ बतानी है प्रोटीन की। कभी कभी क्या दिया हुआ होता है, आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दिए हुए होते हैं, मतलब कि आपको लेंथ दी हुई होती है, आपको वेट निकालना होता है। इस क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें पता है कि हमारा जो एक अमाइनो एसिड होता है वो इज इक्वल्स टू 110 डाल्टन, ठीक है। वैसे तो एक अमाइनो एसिड का हम जो एवरेज वेट लेते हैं, वन अमाइनो एसिड इज इक्वल्स टू 128 डाल्टन होता है। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, जब ये अमाइनो एसिड जो है आपका पॉलीपेप्टाइड में जाता है, अमाइनो एसिड का इतना होता है, ठीक है। बट ये अमाइनो एसिड जब हमारा चला गया पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है, जब ये कहाँ चला गया है? पॉलीपेप्टाइड चेन में चला गया है, राइट। तो इस चेन के अंदर क्या होगा? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब ये बनाएगा तो 18 डाल्टन का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो कितना रह गया? 128 माइनस 18, कितना रह गया? 110। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो वेट हम लेकर चलते हैं, एवरेज वेट ऑफ एन अमाइनो एसिड इज 110 डाल्टन। क्लियर है? सो अब इसके अंदर सिंपल सा है, अगर हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि वेट है 3300 डाल्टन, ठीक है, तो 3300 डाल्टन डिवाइडेड बाय एक अमाइनो एसिड है हमारा, राइट। तो कितना हो जाएगा? 30 अमाइनो एसिड्स जो होगी वो क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ऑफ दिस प्रोटीन। 30 अमाइनो एसिड्स का आपका ये प्रोटीन है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। 33 1 हो गया, इतना 110 का डिवाइड करा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आ गए। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A disulfide bridge is a unique type of dash modification in which dash bonds are formed between the cysteine residues, ठीक है। तो डाइसल्फाइड जो बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच में होती है? वो होती है हमारे सिस्टीन रेसिड्यूज के बीच में, राइट। सिस्टीन रेसिड्यूज के बीच में क्या होता है? इनके पास में क्या होता है? सल्फहाइड्रल ग्रुप होता है, सल्फहाइड्रल ग्रुप होता है इनके पास में, राइट। तो अब ये सल्फाइड्रल ग्रुप जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, राइट। ये आपका सिस्टीन है, इसके पास में क्या होता है? ये सल्फाइड्रल ग्रुप है और ये इसके पास में सल्फाइड्रल ग्रुप है, राइट। तो इनके बीच में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से मैं हटा दूंगी, हाइड्रोजन का रिमूवल और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इट्स अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जिसके अंदर की डाइसल्फाइड लिंकेज बनती है, ठीक है। अब जितनी भी हमारे नॉन कोवलेंट लिंकेजेस होती हैं, राइट, जितनी भी हमारे पास में क्या है? नॉन कोवलेंट लिंकेजेस होती हैं, जितनी भी हमारे पास में नॉन कोवलेंट लिंकेजेस हैं, उसके अंदर क्या होता है? नॉन कोवलेंट लिंकेजेस के अंदर उनको हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि जैसे लेट्स से कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कभी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कोई और नाम नहीं दूंगी, राइट। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको मैं सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलूंगी,
गॉट माई पॉइंट, है ना। अब उसी तरह से हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को मैं हमेशा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ही बोलूंगी, उसको कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं देंगे, उसको हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, राइट। इसी तरह से जो आपकी वेंडर वॉल्स रिएक्शंस होती हैं, वेंडर वॉल इंटरैक्शन होती है, आयनिक इंटरैक्शन जो हो गई, इनको हम इन्हीं नाम से पुकारते हैं, राइट। सो नॉन कोवेलेंट लिंकेजेस में हम कभी उसको नेम नहीं करते, बट वहीं पे अगर मैं आ जाती हूँ आपकी जो कोवेलेंट लिंकेजेस होती हैं, राइट, जैसे कि आपका कोवेलेंट लिंकेज में हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, तो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने उसको नाम दिया, जिसके आपका एस्टर बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया, ये आपकी डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई, राइट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ये सारी क्या है नेम, जिन भी बॉन्ड्स को मैं नाम दे रही हूँ वो क्या है आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज है, डाइसल्फाइड जो ब्रिज बनता है, ठीक है, तो ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, दिस इज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है ट्रांसलेशन के बाद होता है ना। आपका पॉलीपेप्टाइड बन गया। अब जब फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग के टाइम पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बच्चे। सो पोस्ट ट्रांसलेशनल होता है एंड कोवेलेंट होता है। क्लियर है, पोस्ट ट्रांसलेशनल होगा एंड बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका कोवेलेंट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन था, अगर आपको ये जो 2-4 मैंने कॉन्सेप्ट बताई ये आपको पता है तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंसेस विच वन हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है, जो हमारा A और T की जो बेस पेयरिंग होती है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, है ना। और दूसरी चीज की जो इनका जो बॉन्ड होता है, राइट, इट इज कंपैरेटिवली वीकर एज कंपेयर टू द साइटोसिन एंड ग्वानिन, राइट। ये इनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है ब्रेक होने की एज कंपेयर टू द साइटोसिन एंड ग्वानिन लिंकेज। तो इसका एक रीजन तो ये है कि 2 बॉन्ड है, और दूसरा रीजन कि दे आर मोर प्रोन, है ना। तो इनका जो बॉन्ड होता है ये टूटने की ज्यादा टेंडेंसी होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे साइटोसिन एंड ग्वानिन है, इसके अंदर तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो टूटने में क्या होगा कि आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर जीसी कंटेंट जिसका ज्यादा होगा डीएनए का, उसका जो टीएम होगा वो क्या होगा हाई होगा, और जिसका एटी कंटेंट ज्यादा होगा उसका क्या हाई होगा, उसका उसका जो टीएम है वो क्या होगा लो होगा। अब जैसे कि अगर मैं इसके अंदर देखती हूँ तो आई थिंक यहां तक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये GA अगर मैं लोएस्ट यहाँ पे पूछा है ना तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 6 था, इसके अंदर 8 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे क्या है 9 80 रिच है, मतलब 9 एडेनिन एंड थाइमीन है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसके जिसके अंदर ज्यादा एडेनिन एंड थाइमीन होगा, मतलब लेस साइटोसिन एंड ग्वानिन, विच मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा लेसर होगा, ठीक है। A+T अगर ज्यादा है, एडेनिन और थाइमीन अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है जो TM है वो क्या है लेसर है, ठीक है। वहीं पे GC कंटेंट जो है अगर वो हायर है तो इसका मतलब जो TM होगा वो क्या रहेगा हाई रहेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following is an elongated fibrous protein, which of the following is an elongated फाइब्रस प्रोटीन की बात कर रहा है। तो वहां पे मायोग्लोबिन आ गया, एल्ब्यूमिन आ गया, कैलमोड्यूलिन आ गया, ये तीनों ही प्रोटीन्स जो हैं दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, ये क्या है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी केराटिन, राइट। केराटिन जो है इट्स अ elongated फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सब्सटेंस
produced by a cell, substance produced by a cell in a viral infection that can protect other cells from the further infection is, right? सो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे सिक्रीट होते हैं और वो दूसरे जो सेल्स हैं उनको वायरल इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा जा चुका है, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी इंटरफेरॉन, राइट? इंटरफेरॉन जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपके जो ये इट इज अ साइटोकाइन ओनली। ये क्या है? इट इज द साइटोकाइन ओनली, और ये जो है वायरल इन्फेक्शन से सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हर क्वेश्चन हमें समझ में आता जा रहा है, ठीक है? सो इसमें बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द टाइफॉइड। ये क्वेश्चन एक दो बार आया है, रिपीट हुआ है, ठीक है? सो ये क्वेश्चन हम 11-12 से करते आ रहे हैं, कई बार रिपीट हो चुका है। बीएससी के जो यूजी के एंट्रेंसेस होते हैं उसमें भी कई बार पूछा जा चुका है, पीजी में भी कभी कभार पूछ लेते हैं, बट नॉट अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट? सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर द टाइफॉइड डायग्नोसिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद sickle cell anemia is, okay, now this question is important, this question is important, इसमें मैं 5 स्टार लगा दे रही हूँ। अ पर्सन विद द सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया वाला पर्सन है वो क्या होगा? मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफॉइड, लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफॉइड। सो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, a person with sickle cell anemia is less prone to malaria. This person is less prone to malaria. अब ये less prone to malaria कैसे है? इसके अंदर क्या होता है, जो सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव पर्सन होता है, जो सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव पर्सन होता है उसके अंदर जो हिमन होता है उसका जो कंटेंट होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो मलेरियल जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, ठीक है? उनकी डेथ हो जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि बच्चों मलेरिया से ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इन्फेक्शन मलेरिया हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है कि जो जिन इंडिविजुअल्स के सिकल सेल एनीमिया है उनके मलेरिया हो ही नहीं सकता है। नो, दिस इज नॉट ट्रू, उनके मलेरिया हो सकता है, बट मलेरिया से डेथ होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसके अंदर एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। क्लियर है? आई होप इतना सभी को ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following are awarded the Nobel Prize for the development of the PCR technique? अरे भाई ये क्वेश्चन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना? सो who among the following was awarded द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक? तो पीसीआर टेक्निक के लिए जो है कैरी मिलिस जो थी, जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी थी, डेवलप्ड बाय द कैरी मिलिस, शी गॉट द नोबेल प्राइज, ठीक है? सो कैरी मिलिस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया है? आंसर हो गया है 3। Which one of the given statement is correct in the context of observing DNA separated by the agarose gel electrophoresis? Agarose gel electrophoresis is again very very important. Electrophoresis एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? agarose gel electrophoresis, ठीक है? सो डीएनए कैन बी सीन इन द विजिबल लाइट, डीएनए को हम डायरेक्टली सीन नहीं कर सकते, so this is again wrong. DNA can be seen without staining in the visible light? No. Ethidium bromide stained DNA can be, ethidium bromide से stained DNA को can be seen in the visible light? No.
इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू द यूवी लाइट। यस, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर जो होता है उसके अंडर हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन डीएनए को देख पाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पे आंसर नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मेडिएशन ऑफ अ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म्ड एज, राइट। तो वायरस के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं? अपना जो भी जीन्स है उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रांसडक्शन, दिस इज द ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं? वायरस को यूज करते हैं, ट्रांसडक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है? देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, दो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? इस तरीके से फिजिकल कांटेक्ट होता है और रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है? आपका जो एफ प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो देयर इज द डायरेक्ट कांटेक्ट, देयर इज द डायरेक्ट कांटेक्ट जो कि क्या होता है? सेक्स पाइलस के थ्रू बनता है दो बैक्टीरियल सेल के बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट द अपटेक ऑफ द डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट में क्या है? जीनोम के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, उसको बैक्टीरियल सेल ने अंदर ले लिया। दैट प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की 3 मेथड है, राइट। सो दीज आर द 3 मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय। तो भाई इंसुलिन को सिक्रीट करने वाला कौन है? अरे ये क्वेश्चन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हमको बढ़िया अच्छे तरीके से हमारे खून में बस गया है ना। तो इट विल बी बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंजरहैंस, राइट। पेनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं, वो इंसुलिन को सिक्रीट कर जा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि जी हम लिवर सेल्स, आज मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है। लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज, व्हाट आर द लिवर सेल्स? अरे सिंपल है मैम, क्या होगा? हिपेटोसाइट्स होगा। सिंपल, ये हमको बचपन से आता है। ठीक है, चलिए which is the characteristics of only class 1 MHC molecule। MHC class 1 का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। MHC क्लास 1 जो कोई भी जो पेप्टाइड है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स, तो वो किसको एक्सप्रेस करता है? MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी पॉलीपेप्टाइड है, जो भी पेप्टाइड है, वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है? वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि उसको प्रेजेंट किसको कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है TC सेल्स को, राइट। तो जो आपके TC सेल्स होते हैं, TC सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इन द केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई सेल के अंदर क्या हो गया, कुछ चेंजेस आ गया है जो कि नॉर्मल से अलग लग रहा है, इन दैट केस जो भी पर्टिकुलर पेप्टाइड है वो प्रेजेंट उस सेल जो होता है उसके ऊपर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन होता है और वो क्या करता है? TC सेल को प्रेजेंट करता है। देन TC सेल्स जो होते हैं डायरेक्टली शो करते हैं किलिंग इफेक्ट अगेंस्ट दैट सेल। तो वायरस से इन्फेक्शन जो होता है वो किसी भी सेल को हो सकता है। अगर कोई चेंजेस होना है, कोई म्यूटेशन होना है, कोई कैंसरस सेल में अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो एनी सेल, कोई भी सेल बॉडी का वो हो सकता है। इसीलिए जो MHC क्लास 1 होते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स, राइट। ये ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल्स पे एक्सप्रेस होते हैं, राइट। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज which bond between phospholipids is primarily
रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो इसने बोला है विच बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड्स में कौन सा होता है, यहाँ पे मेन होता है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, राइट, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। एंड जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है, राइट, दे आर कंपोज्ड ऑफ द कोवेलेंट लिंकेज। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी कोवेलेंट लिंकेज एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है ये आपकी फैटी एसिड की चेन होती है, जो कि ग्लिसरॉल से अटैच्ड होती हैं, ग्लिसरॉल से अटैच्ड होती है थ्रू द एस्टर लिंकेज। सो दैट एस्टर लिंकेज इज योर कोवेलेंट लिंकेज, करेक्ट। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो लिंकेज है दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, जिसकी वजह से दोनों जो है बाई लेयर फॉर्म कर पा रही हैं, राइट। इसी की वजह से क्या हो पा रही है बच्चे, बाई लेयर जो है वो फॉर्म हो पा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्लियरली यहाँ पे डी हो जाएगा, क्लियर। तो आंसर हियर, आंसर क्या है यहाँ पर, डी होगा। डन, कोई दिक्कत किसी को इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the odd one out in terms of the structural classification। तो structural classification अगर हम देख रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में which one is the odd one out, मतलब कि कौन सा इनमें से अलग है। तो अगर मैं देखती हूँ जिंक फिंगर मोटिव हो गया, ल्यूसीन जिपर्स हो गया, हेलिक्स टर्न हेलिक्स हो गया, दीज आर द डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स। ये क्या है बच्चे, आपके डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स है ना। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स हो गए, तो ऑड वन आउट निकालना है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सो दैट विल बी बीटा टर्न्स। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीटा टर्न्स। सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कैसे नहीं क्रैक कर पाएंगे हम, है ना। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phenomenon has been observed to occur in certain cellular systems but is not defined by the central dogma of the molecular biology। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जो कि सेल्यूलर सिस्टम्स जो है हमारे सेल्स के अंदर जो है देखा जाता है, बट सेंट्रल डॉग्मा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो इसे एक्सप्लेन नहीं करता है। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या बोलता है, सेंट्रल डॉग्मा बोलता है कि हमारा ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट, जो हमारा जीन है, इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज करेगा। आरएनए पॉलीमरेज से क्या होगा, हमारा बनेगा mRNA, राइट, दैट वाज द डीएनए है ना, ये आपका जीन था। अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जो कि कौन करेगा, आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो बाइंड करेंगे, और यहाँ पे होगा राइबोसोम्स हो गए, tRNA हो गए, राइट। एंड हमारा यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होकर के हमारा जो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, वो बन जाएगा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो है वो बन गया है, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। अब इस सेंट्रल डोग्मा को जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज नॉट डिफाइंड बाय द सेंट्रल डोग्मा, एंड ये जो है काफ़ी स्टडी हुआ है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली प्रोसेस देखा जाता है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो जो टीलोमेरेज अगेन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, इसके अंदर के हम क्या करते हैं, mRNA जो है इससे हम वापस से क्या बना देते हैं, DNA बना देते हैं, राइट। सो DNA बन गया इससे, तो दैट इज अगेन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है सभी को ये वाला। चलिए नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आया हुआ है, दैट द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस
ग्लूकोज को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो एक ग्लूकोज को अगर मैं तोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मुझे मिल जा रहे हैं, है ना। सो टर्निंग द ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट, synthesis of glucose from non-carbohydrate sources, changing the glucose to pentose is turning the glycogen to glucose। तो clearly इसका आंसर है turning the ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। हमें पायरुवेट बनाना है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा मुझे तो दिमाग ही नहीं लगाना भाई इन क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कमीशन नंबर्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर हमने कभी एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन देखा है तो हमें ये पता होगा कि एंजाइम की कितनी क्लासेस होती हैं। एंजाइम क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो देयर आर 6 क्लासेस, देयर आर 6 क्लासेस, ठीक है, 6 क्लासेस होती हैं जिसमें हम नंबर वाइज इनको करते हैं। फर्स्ट होती है अब हमारी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है, रिडक्टेजेस। देन सेकेंड क्लास होती है, इनको इसी ऑर्डर में ही हमें पढ़ना है, ओके। देन हमारी सेकेंड होती है ट्रांसफरेजेस। ये फर्स्ट अगर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है ना तो फर्स्ट हमें ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ही पढ़नी, कोई ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करेगा, ऐसा मैं एग्जाम में ऐसा ब्लंडर कर आ चुकी हूँ, ठीक है। देन थर्ड हो जाएगी हमारी हाइड्रोलेजेस, ओके। देन फोर्थ हो जाएगी हमारी लाइजेजेस। फिफ्थ हो जाएगी हमारी आइसोमेरेजेस एंड सिक्स्थ हो जाएगी हमारी लाइगेसेस, राइट। तो इसी ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, इनको पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब जैसे 2.7.1.1 तो 2 क्लास है, यस, सेकेंड नंबर की क्लास है। 1 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट समथिंग भी क्लास होगी, राइट। बट ये 11 पॉइंट कैसे आ गया, 11 तो क्लासेस ही नहीं होती, तो 11 पॉइंट कैसे आ गया एंजाइम कमीशन नंबर में, तो ये तो एकदम ही गलत है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 2, करेक्ट आंसर इज 2, क्लियर। अगर हमें ये सिर्फ इतना सा चीज भी अगर आपको ये पूरा ऑर्डर वाइज याद भी नहीं था बट आपको ये याद था कि जी हाँ 6 क्लास तो होती हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर आओगे एग्जाम में, है ना। बट हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें पूरा पढ़ना है ना। हमें ऐसा नहीं कि आधा पढ़ के और हमने छोड़ दिया, चलो भाई हो गया, मैं हमने इतना बोला था, इतना भी याद है तो चल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट, the cell organelles involved in the protein synthesis are cell organelles that is involved in the protein synthesis। अभी अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, राइबोसोम्स। The cell organelle involved in the protein synthesis are the ribosomes, ठीक है। tRNA is not the organelle, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर will be 1, clear, that is ribosomes, simple। next question is the expected molecular weight of a protein। देखो अभी जो मैंने बताया था इसके अंदर अब आपको लेंथ दे दी है, लेंथ गिवन है, लेंथ से हमें क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ही पूछा है, द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा, ओके। सो सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ प्रोटीन ऑफ 200 अमाइनो एसिड आपको बताना है। मैंने बाकी आपको बता ही दिया, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो एक बार ट्राई करेंगे इसे करने का। इसके अंदर वैसे कुछ है नहीं, है ना। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से एक बार हम इसे ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई करिए, देन मैं इसको करवाऊंगी आपको। द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ प्रोटीन ऑफ 200 अमाइनो एसिड इज, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का कितना होता है आपका, इनमें से क्या कोई करेक्ट आंसर गिवन है हमारे पास में। अगर एक अमाइनो एसिड का जो है हम मान के चलते हैं 110 डाल्टन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन है 200 अमाइनो एसिड,
तो मैं क्या कर दूंगी, जब 200 अमाइनो एसिड हैं तो मैं क्या कर दूंगी इसमें 110 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा ये 22,123। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि यस 22 किलो डाल्टन हो सकता है और 22,000 डाल्टन मैं इसे बोल सकती हूँ। ये दोनों ही नाम से मैं इसे बोल सकती हूँ, बट मैं इसे 2200 नहीं बोल सकती, 2000 नहीं बोल सकती, 2400 नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर क्या होगा 22 किलो डाल्टन और 22,000 डाल्टन। तो इसके अंदर एज सच कोई करेक्ट आंसर मुझे मिला नहीं, इन चारों ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो है वो है ही नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग सजेस्ट दैट। प्रोटीन फोल्डिंग की जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो हमें क्या बताती है? मैं नीचे से ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ओनली द हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते फॉर द प्रोटीन फोल्डिंग? नो। Hydrophilic and hydrophobic residues are distributed equally on the surface and interior? No. The hydrophilic residues are buried in the core? No. The hydrophobic residues are buried in the core एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस। करेक्ट है ना? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा कि जो हाइड्रोफोबिक है, राइट, टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर, दे आर, जो हाइड्रोफोबिक है दे आर बरिड इनसाइड द कोर ऑफ द प्रोटीन, और जो हाइड्रोफिलिक है दे आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन। सो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो होंगे वो हमें सरफेस पर मिलेंगे और जो हाइड्रोफोबिक है वो हमें कहाँ मिलेंगे? कोर में मिलेंगे। क्लियर? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या पूछने का? कोलेजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? ओहो, वेरी टफ क्वेश्चन। हाँ, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अरे वेरी वेरी सिंपल, प्रोटीन। भाई प्रोटीन होगा ना मैम। कोलेजन पूछ रहा है वो। चलिए नेक्स्ट, द अमाइनो एसिड मेथियोनिन इज टिपिकली कोडेड फॉर बाय द कोडोन। सो मेथियोनिन का कोडोन पूछा है इसने आपसे। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं UAG, UAA, AUG एंड UGA। तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको दिए हुए हैं UAA, राइट, UAG है ना, UGA, ये सारे ये क्या है? आपके स्टॉप कोडोन है, राइट, दीज आर द स्टॉप कोडोन है ना, ये हमारे क्या है? स्टॉप कोडोन है। तो ये जो AUG है, दिस AUG इज अ स्टार्ट कोडोन। ये क्या है? हमारा स्टार्ट कोडोन है, विच कोड्स फॉर मैथियोनिन, जो कि क्या करेगा? मैथियोनिन के लिए कोड करेगा, विच कोड्स फॉर मैथियोनिन। ठीक है जी। सो इन प्रोकैरियोट्स में ये जो होता है AUG जो होता है, इट कोड्स फॉर the formylated methionine, it codes for the formylated methionine, right, and eukaryotes के अंदर मतलब कि जो it doesn't code, it code for the methionine only, but जो first amino acid होता है वो क्या होता है? formylated methionine होता है, and eukaryotes में it is just methionine, it is just methionine। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the most commonly used model system for genetic studies is। जेनेटिक स्टडीज के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, याद करो, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक स्टडीज। इसने क्वेश्चन में आपको आंसर ही बता दिया। जेनेटिक स्टडीज इसने आपसे पूछा है तो किसका नाम आएगा? जब हम जेनेटिक स्टडीज के बारे में देखें तो मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। सो ड्रोसोफिला is the correct answer here. Okay, next question. Okay, which peculiar
form of the chromosome is found in the salivary gland of the Drosophila। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा रही हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को, ये जो आपके जायंट क्रोमोसोम हैं राइट, इनको हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं राइट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक्चुअली दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है आपका पॉलीटिनी क्रोमोसोम पे आता है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम पे आ जाता है राइट, कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है, तो इट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला oocyte हो गया, तो ये आपके बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट हम इनको इग्नोर मार देते हैं। So in this the options are Lambrush, Z chromosome, B chromosome and X chromosome। ठीक है, so here the chromosome that is found in the salivary gland, जिसको हम बोलते हैं salivary gland chromosomes also the peculiar, मतलब कि unusual, जो giant chromosome जो होता है it is the unusual, जो कि हमें usually salivary gland of Drosophila में मिलता है, जिसे कि हम salivary ग्लैंड क्रोमोसोम भी बोलते हैं राइट। सो दैट इज द पॉलीटिनी क्रोमोसोम, दैट इज आवर पॉलीटिनी क्रोमोसोम। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर जो है करेक्ट आंसर हमें गिवन है, तो आई थिंक आंसर इज द पॉलीटिनी क्रोमोसोम। क्लियर। मोस्ट ऑफ द O2 is transported in blood as, most of the O2 जो है वो blood में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है राइट, बोर्ड्स इफेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जो कर्व है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व, वो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन द कार्बोनिक एसिड फॉर्म डिजॉल्व प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, बाउंड टू द हीमोग्लोबिन, और इन द बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म। तो ये चार फॉर्म्स होती हैं सबसे पहले, जिस फॉर्म में okay, all right, which, okay, all right, I thought it is CO2. Most of the O2 is transported in the blood as, it is transported in the blood as the bound to the hemoglobin, right? हीमोग्लोबिन से बाउंडेड फॉर्म में जो होती है O2 ट्रांसपोर्ट होती है। अगर इसी में मैं बात करती CO2 की, है ना, तो अगर मैं CO2 की बात कर रही होती तो आंसर होता इन केस ऑफ CO2, इन केस ऑफ CO2 मैं इसको आंसर को करती डी। ठीक है, बिकॉज जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन सभी फॉर्म्स में मिलती है। कार्बोनिक एसिड हो गया आपका, प्लाज्मा की फॉर्म में हो गया, हीमोग्लोबिन से भी वो बाइंडेड रहती है, बट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में मोस्ट ऑफ द जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा गया है, सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सी। क्लियर, चलिए, which of the following are or is a type of non-covalent interaction in protein? Okay, so first is the van der Waal, second is hydrogen bonding, थर्ड इज बोथ, और फोर्थ इज डाइसल्फाइड। तो ऑब्वियसली अभी अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कोवलेंट नॉन कोवलेंट वाला थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाया है, क्लियर किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, बोथ वैन डर वाल इंटरैक्शंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों वैन डर वाल इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दे बोथ आर द नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोटीन, फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड फोल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दीज आर द नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन। जो आपकी डाइसल्फाइड है ये अगेन ये हमारी क्या हो गई है, कोवलेंट इंटरैक्शन जो है ये हो गई है। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट, करेक्ट पूछा है अबाउट अ ह्यूमन आरबीसी। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। विच इज करेक्ट फॉर अ ह्यूमन आरबीसी, which is correct for a human RBC? Its genome is tetraploid, no, nucleus ही नहीं है भाई, है ना। So has a life period of 180 days, no, it's 120 days.
डजंट हैव अ न्यूक्लियस, करेक्ट, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, नो, इसके अंदर आयरन होता है, राइट। जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, राइट। सो इसमें करेक्ट आंसर आई थिंक क्लियर है, सभी के सामने ही है, कोई ऐसा इसके अंदर कठिन ये क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही ईजी रहा है। चलिए, सैंगर मेथड, सैंगर मेथड जो था वो सीक्वेंसिंग का मेथड है, इज यूज टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ, राइट। सो सैंगर जो मेथड है फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है। सैंगर मेथड जो था इसके अंदर ये, इसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड भी, इसको हम बोल देते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, चेन टर्मिनेशन मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, ठीक है, चेन टर्मिनेशन मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। सो इन दिस मेथड क्या होता है, वी यूज डाई डीऑक्सी एनटीपीज, ठीक है, डाई डीऑक्सी एनटीपीज, जिसको हम लिखते हैं डीडी एनटीपीज, ठीक है। तो डीडी एनटीपीज क्या होती हैं, डाई डीऑक्सी मतलब these are the DNTPs that lack the 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब DNTPs में तो क्या होता है कि आपका 2' हाइड्रोक्सिल एब्सेंट होता है, बट DDNTPs में 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जिसकी वजह से जो एक्सटेंशन होता है चेन का वो नहीं हो पाता है, राइट। इलोंगेशन जो होता है चेन का, एक्सटेंशन जो होता है वो नहीं हो पाता है, राइट। तो नो इलोंगेशन, नो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, ऐसा मैं बोल देती हूँ, नो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, राइट। तो इनको, ये जो DDNTPs है इनको हम यूज करते हैं, चेन टर्मिनेशन मेथड के थ्रू हम डीएनए की क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। अगेन ये जो सैंगर मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग है, दिस मेथड इज नॉट फॉर द जीनोम सीक्वेंसिंग, दिस इज फॉर द जीन सीक्वेंसिंग। हम इसके अंदर क्या होता है, एक फ्रेगमेंट जो होता है जीन का, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो जीन है, जो फ्रेगमेंट है, शॉर्ट फ्रेगमेंट, उसको हम यहाँ पे सीक्वेंस कर सकते हैं, ना कि पूरा का पूरा जीनोम। क्लियर। जीनोम में जैसे हम करते हैं क्लोन कंटीग मेथड हो गया जीनोम के लिए, वी यूज शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड, राइट। क्रोमोसोम वॉकिंग जो मेथड होता है, ये मेथड होते हैं फॉर द जीनोम सीक्वेंसिंग। नाउ दिस इज फॉर द डीएनए शॉर्ट सेगमेंट सीक्वेंसिंग का होता है मेथड, सैंगर मेथड, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर अमाइनो एसिड, इनमें से पोलर अमाइनो एसिड कौन सा है, पोलर जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट। सो पोलर क्या है आपका, क्लियर है, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन इज द पोलर अमाइनो एसिड, थ्रियोनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया, क्लियर। आई होप देयर इज नो डाउट, टिल नाउ कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, which of the following reagents are not a part of typical polymerase chain reaction? अरे वाह, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। which of the following reagents are not part of the typical polymerase chain reaction? जो हम PCR रिएक्शन करते हैं नॉर्मल, इनमें से क्या है जो कि उसका पार्ट नहीं होगा? पीसीआर जो होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, ठीक है, जो हम पीसीआर करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, राइट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्राइमर्स यूज करते हैं उन प्राइमर्स का एक्सटेंशन करते हैं ना। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, क्या क्या नीड होती है, हमें चाहिए होता है एक टेम्पलेट और द जीन, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए होता है, प्राइमर्स चाहिए होते हैं फॉर देयर एक्सटेंशन। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें भी हम इसके अंदर यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज, जो कि क्या होता है, थर्मोस्टेबल होता है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज हम इसके अंदर यूज करते हैं। प्राइमर्स हो गए, प्राइमर्स को एक्सटेंड हमें करना होता है, एक्सटेंड करने के लिए अब न्यूक्लियोटाइड मुझे ऐड करने हैं, तो क्योंकि डीएनए को मैं कर रही हूँ, जीन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैं कर रही हूँ, तो आई विल ऐड डीएनटीपीज मैं ऐड करूंगी। अब मैं डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रही हूँ, तो मैं मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है उसे भी ऐड करती हूँ, राइट। और भी कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो इसके अंदर ऐड होते हैं। बाकी ये जो होती हैं कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं एक पीसीआर चेन रिएक्शन में।
सो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स हो गए, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनटीपीज हो गए, बट ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स आया है, ये जो एनटीपीज आया है, ये मुझे समझ में नहीं आया है, ये इसका क्या रोल है? इसका तो कोई रोल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीसीआर रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, restriction enzymes are, अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है। restriction enzymes are, what are the restriction enzyme? restriction enzymes are the sorry, गलत मार्क कर दिया। they are the endonucleases, these are the endonucleases जो कि क्या करते हैं, they cleave at their particular recognition sequence, राइट? तो इनका क्या होता है, एक recognition sequence होता है पर्टिकुलर, जहां पर ये क्या करते हैं, क्लीव करते हैं, राइट? सो आंसर हो गया है यहाँ पर ए। विच वाइटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम है जो कि मोस्टली, कौन सा एंजाइम नहीं सॉरी, कौन सा वाइटामिन है जो कि मेनली रोल प्ले करता है, हेल्प करता है क्लॉटिंग में? इट विल बी वाइटामिन के। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। वाइटामिन पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वाइटामिन हो गए, उनके को फैक्टर्स हो गए, वो सब याद रखने हैं, ठीक है? द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन जो है वो मेनली कहाँ पर एक्ट करी? द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन कहाँ एक्ट करेगी? So main site of the action of the penicillin is the cell wall. Penicillin कहाँ पर act करती है? It act on the cell wall, right? Cell wall, जो penicillin होती है उसके अंदर क्या होती है? बीटा लैक्टम रिंग होती है, right? It contains the beta lactam ring and it directly act on the cell wall of the bacterial cell, और जो बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को क्या करती है? रोकती है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। Okay, so I think this is the last question. Fructose and glucose is the constituent of, fructose and glucose जो है वो हमें किसके अंदर जो है मिल रहे हैं? इजी क्वेश्चन है। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज जो है हमें सुक्रोज के अंदर ही मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो इतने ही क्वेश्चंस थे। आई थिंक अराउंड हमने मोर देन 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इस सेशन में। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना? और अगर ऐसे और सेशंस चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं और ऐसे सेशंस जो हैं वो बनाऊंगी। एंड ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।